चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर हौसला रख, अपने पंखों पर हौसला रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं क्लास 12th का हिंदी का एक सेशन लेकर आया हूं। लगातार आपको दिंगत भाग 2 12th के हिंदी पुस्तक का काव्य खंड का जितना भी सेशन है, मैं आपके सामने हर दिन रिप्रेजेंट करता रहूंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th के काव्य खंड के हिंदी की पहली कविता और कवि का नाम के बारे में, उनके परिचय के बारे में और कविता का भावार्थ मैं बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कराने वाला हूं। तो यहाँ पे जो आपका पहला जो कविता है ना, वो मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा हुआ है। मल्लिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा हुआ ये कविता कड़वक है ना। तो आइए, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे स्लाइड में बना हुआ है, कुछ कवि के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी है ना, ताकि आपको कुछ समझ आए, है ना, और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें कवि जो है वो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इनके कविता का नाम कड़वक है। कवि का परिचय में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है। जन्म इनका 1492 ईस्वी में हुआ है, ये अनुमानित है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जायस नगर में है। मृत्यु इनकी 1548 ईस्वी में हुई है। प्रमुख कृतियां आपको याद रखना होगा कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, और उसमें पद्मावत वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कहरनामा, कई सारा पुस्तक जो है इन्होंने लिखा है। कवि और कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे ही आपको लिखने हैं नोट्स में। तो मैंने पहला पॉइंट बनाया है कि मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। इसकी दूसरा यहां लिखा मैंने कि कड़वक कविता जायसी जी की रचना पद्मावत से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है, कड़वक कविता जायसी जी के, है ना, रचना है एक पद्मावत, इसी पद्मावत से ये जो है कड़वक लिया गया है। तीसरा पॉइंट है, कविता का पहला पद जो है पद्मावत के पहला छंद से तथा दूसरा पद अंतिम छंद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कड़वक कविता का जो दूसरा पद है वो कहां से लिया गया है। तो कड़वक कविता का जो दूसरा पद है वो पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, और पहला पद जो है वो पद्मावत के पहला छंद से लिया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है, जायसी जी चेचक रोग से ग्रसित थे। इनको जो है बचपन से ही रोग था, चेचक रोग, चिकन पॉक्स हो रखा था। इनके बॉडीज में काफी प्रॉब्लम और समस्याएं थी, है ना, जिसके कारण उनका चेहरा जो है रूपहीन हो गया था। आप जानते ही हैं कि चिकन पॉक्स किस तरह से हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है ना। अगर बॉडी के कोई भी पार्ट्स में हो तो वो जो है सर्कल जैसा बनाता है, कई प्रकार का जो है वो फेस पर जो है ना अपना छाप छोड़ता है। तो रूपहीन थे ये, बहुत ही कुरूप टाइप के थे। जायसी जी बाईं आंख और कान से वंचित थे। इनका जो है ना बाईं आंख जो है पूरी तरह से डैमेज था, और कान से भी ये सुनते नहीं थे, है ना। यानी कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से ये व्यक्ति जो है ना काफी अफेक्टेड था, काफी प्रॉब्लम और समस्याएं है ना ये झेल रहे थे। लेकिन मानसिक रूप से ये व्यक्ति काफी सुंदर था, है ना, काफी जो है अच्छे चीजों के प्रति इनका ध्यान और रुचि रहा करता था। तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक हमारा जो है परेशानी अलग होता है, मानसिक अलग है ना। ब्लैक होल का फिजिक्स में जिन्होंने बताया, है ना, या फिजिक्स में आप एक व्यक्ति जो पूरे तरह से 95% उनकी बॉडी जो अफेक्टेड था, लेकिन माइंड के कारण उन्हें कई सारा जो है कि फिजिक्स में खोज कर रखा था। प्रथम पद में कवि अपने रूपहीनता और अंधेपन का चर्चा किया है। आपको यह भी याद रखना होगा कि कड़वक का जो पहला पद है, उस पहला पद में कवि विशेष बात जो बताए हैं, ज्यादातर वो अपने रूपहीनता के बारे में बताए हैं और अपने अंधेपन का चर्चा करते हैं। दूसरे पद में कवि अपने काव्य और उसकी सृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे पद में जो है ना, कवि जो है सृष्टि के,
अब हम जो है कविता का पहला जो पद है ना, वो इस स्लाइड में लाया है। आप देखिए यहाँ पे कहता है आपको केवल समझने और सुनने हैं, है ना, और भावार्थ को आपको ध्यान में रखने हैं। तो भावार्थ कहने का क्या मतलब है, यहाँ देखो कहता है एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। क्या मतलब है इसका, एक नैन के कवि हैं यानी अंधा व्यक्ति हैं, और अंधा व्यक्ति कौन है, मुहम्मद, है ना, लेकिन अंधा होने के साथ साथ ये व्यक्ति गुणी है, गुणवान। गुणी का मतलब क्या है, गुणवान, यानी कि रूप के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं जाते हैं। रूप जो है हमारा गुण नहीं है ना, हमारे अंदर की क्षमता, हमारे अंदर की मानवता, है ना, यही चीजें जो होता है मानव का, यही गुण है। तो कहते हैं कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक आंख का अंधा कवि है मुहम्मद लेकिन गुणवान है। कहता है सोई बिमोहा जई कभी सुनी, है ना, सोई का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, है ना, सोई मतलब वही, बिमोहा जई कभी सुनी, जो व्यक्ति इस कवि को सुनता है ना, वो मोहित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो अगर इसको लिखना चाहें आप, इस पंक्ति को आप कैसे लिखोगे, बाय द वे भावार्थ पूछ लिया एग्जाम में, कहेगा कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई भी मुहा जई कवि सुनी का भावार्थ स्पष्ट करें, व्याख्या लिखें। तो आपको कैसे लिखने हैं, कॉपी में लिखो, इस चीज को पहले लिख लो कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी जोई भी मुहा जई कवि सुनी का व्याख्या करें। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर, मैं कहता हूं आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग पार्ट 2 के काव्य खंड के शीर्षक, काव्य खंड के शीर्षक कड़वक से लिया गया है, जिसके कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के भाग 2 के शीर्षक कड़वक से लिया गया है। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के दिंगत भाग 2 के शीर्षक कड़वक से लिया गया है, जिसके कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनके कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आपको सारे में ऐसे ही लिखना है, मैं बार बार नहीं कहूंगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज करने हैं, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, सारे में कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक नैन के, एक आंख के, लिखो, एक आंख के कवि मुहम्मद गुणवान है, अर्थात अंधा होने के साथ साथ कवि गुणवान है। जो व्यक्ति कवि के काव्य को सुनता है, जो व्यक्ति कवि के काव्य को सुनता है, वो मोहित हो जाता है। खत्म हो गया। दूसरी बातें क्या है, चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। क्या मतलब है इसका, कि विधि अवतारा, चांद जैसे जग विधि अवतारा, है ना, ईश्वर ने, विधि का मतलब होता है यहाँ पे जग विधि, देखो यहाँ का, इसका मतलब होता है संसार में ईश्वर ने हमें जो है चांद जैसा, है ना, चांद जैसा अवतरण किया है, चांद जैसा जो है हमें पृथ्वी पर लाया है। किसके भांति, अपनी तुलना कहाँ कर रहे हैं, चांद के जैसा कर रहे हैं, है ना। कहता है कि ईश्वर जो है हमारी रचना पृथ्वी पर चांद के जैसा किया है। दिन कलंक किन्ह उजियारा, जिस प्रकार चांद में कलंक होता है लेकिन फिर भी पूरे संसार में अपना प्रकाश बिखेरता है, उसी तरह से मैं भी अंधे होने के बावजूद भी अपने गुणों का प्रकाश पूरे संसार में फैला रहा हूं, है ना। तो आपको क्या समझना है, चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा, इसका मतलब हो गया कि ईश्वर, है ना, हमें धरती पर चांद के जैसा जो है अवतरण किया है
है ना, जिस प्रकार चांद में कलंक लगा हुआ है, काला धब्बा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो है कलंक है अंधेपन का। जिस प्रकार चांद कलंक होने के बावजूद भी पूरे संसार में अपने प्रकाश को फैला रहा है, उसी प्रकार मैं अंधा होने के बावजूद भी पूरे प्रकाश में अपने गुणों का, अपने काव्य का प्रकाश जो है फैला रहा हूं। तो आप कैसे लिखोगे, आप एकदम समझ गए होंगे, है ना, डाउट्स बचा ही नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए तो आप लिख लोगे। आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के काव्य खंड के शीर्षक कड़वक से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखने होंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हैं, प्रस्तुत तो हो गया ना, पैराग्राफ चेंज कर लिखना है कि कवि कहना चाहते हैं या कवि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ईश्वर ने हमें चांद के जैसा इस पृथ्वी पर अवतरण किया है ना। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होने के बावजूद पूरे संसार में वह अपनी प्रकाश को फैला रहा है, उसी प्रकार मैं अंधेपन होने के कारण, अंधा होने के बावजूद भी अपने गुणों का प्रकाश पूरे संसार में फैला रहा हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, जग सुझाए कई नैनहा उवा सूक अस नक तन मानहा। क्या कहता है, जग सुझाए कई नैनहा उवा सूक अस नक तन माहा। ये देखो नख तन माहा, नक्षत्रों के मध्य। हिंदी बहुत भारी होता है ना। क्या कहता है, नख तन माहा का मतलब होता है नक्षत्रों के बीच। अस सुक उबा, सुक का मतलब होता है शुक्र तारा, उबा का मतलब उगता है ना। तो जिस प्रकार जो है ना, शुक्र तारा जो है नक्षत्रों के बीच, ढेर सारे नक्षत्रों के बीच, ढेर सारे ग्रहों के बीच शुक्र तारा, ढेर सारा ताराओं के बीच शुक्र तारा चमकता है ना। उसी प्रकार जो है ना, जग सुझाए कई नैनहा, उसी तरह से ये जो एक आंख का अंधा व्यक्ति है ना, वही तरह से जो है उसी शुक्र के जैसा जो है चमक रहा है। यानी कवि अपने बारे में कहता है कि संसार में एक आंख से भी मैंने पूरे संसार को भली भांति समझ लिया है, और उसी प्रकार समझ लिया है जिस प्रकार शुक्र तारा जो है नक्षत्रों के बीच चमक करके जो है ना अपने बारे में बताता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां तो आपको लिखना ही है। आपको लिखना है कि कवि कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार शुक्र तारा नक्षत्रों के मध्य अकेला चमकता है, उसी प्रकार एक आंख से ही मैंने दुनिया को भली भांति समझ लिया है। नेक्स्ट, जौ लही अंबही डाभ न होई। ये देखो, जौ लही मतलब होता है जब तक, अंबही मतलब होता है आम में, डाभ मतलब होता है उसका फल, मंजरी, वो जो फूल के जैसा होता है ना, वो है डाभ। ना होई मतलब ना होता है, जब तक आम में मंजर नहीं होता है। लो तौ लही मतलब तब तक, सुगंध वसाई न सोई, तब तक उसमें जो है सुगंध नहीं आ पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं ये आपको पूरा लाइन समझा दिया होगा कि जब तक आम में डाभ ना आता है, मंजरी नहीं आता है, तब तक उस पर जो है सुगंध नहीं आता है। आप लिख लोगे ना, जब तक आम के फल, जब तक आम में मंजर नहीं आता है, तब तक उसमें सुगंध उत्पन्न नहीं होता है। यानी कभी डायरेक्ट हमें कहना चाहते हैं या समाज के लोगों को या बताना चाहते हैं कि आप रूपवान होकर कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अंदर गुणों का स्थापना ना हो, जब तक आपके अंदर समाज कल्याण की बातें की स्थापना ना हो, तब तक जो है आपके अंदर भी वो सुगंध नहीं आ पाएगा जो एक मानव में होना चाहिए, है ना। आज के संसार में मानवता पूरी तरह से जो है विलीन हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या कहता है, किन्न समुद्र पानी जो खारा तो अति भव असूझ अपारा। किन्न समुद्र पानी जो खारा, है ना। कहता है कि समुद्र का पानी जो है ना वो खारा है, इसी कारण जो है असूझ और अपारा है। इसी कारण जो है ना समुद्र के पानी की मात्रा जो है ना बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी खारा है तो यूजलेस है, समुद्र के पानी से भी कई सारा चीज जो है चल रहा है, कई सारे जीव जंतु जो है समुद्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन समुद्र खारा है ना, इस वजह से वो अभी तक क्या है, बचा हुआ है। वरना अगर वो मीठा होता तो आज का मानव उसको भी क्या कर दिया होता, खत्म
खत्म कर दिया होता। यानी कह रहा है कि आपके अंदर जो है ना मिठास बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, उस तरह का मिठास, है ना, समझ रहे हैं ना आप। मिठास कहने का मतलब है कि आप मीठा बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को सीधे के सीधे आप जो है बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। तो इस तरह का मीठापन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके अंदर वो रूखापन होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप कड़ा व्यक्ति हो जाए। रूखापन कहने का मतलब है कि सामने वाला आपको यूज भी ना कर ले लेकिन आप समाज को बेहतर कर सकते हैं। तो ये पंक्ति क्या कहता है कि समुद्र का पानी खारा है, इसी वजह से वो असूझ और क्या है, अपारा है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। क्या कहता है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। क्या कहता है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जब तक, है ना, जौ सुमेरु, सुमेरु पर्वत जो है अपने आप में बड़ा अहंकार रखता था, अहंकार, है ना। तो भगवान जब है अपने त्रिशूल से उसको विनाश करने के लिए अपना त्रिशूल निकाला, है ना। भगवान के सामने वो बहुत ज्यादा अकड़ रहा था, उसकी स्टोरी है, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कहता हूं मैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक जो है सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया तब तक वह सोने का पर्वत बना नहीं। यानी कि सुमेरु पर्वत जो है ना सोने का पर्वत कहलाता है। लेकिन कब, जब उस पर त्रिशूल से वार किया गया तब। यानी अहंकारी मनुष्य को, है ना, समाज में गंदगी फैलाने वाले मनुष्य को दंड देना बहुत जरूरी है। अगर दंड नहीं दिया जाए तो वह व्यक्ति जो है पूरे समाज को क्या करेगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए हमारे अंदर विरोध करने का क्षमता होना चाहिए। जो कहीं भी गड़बड़ी होता है तो वहां हम विरोध करेंगे ताकि वहां पर चीजें जो है अच्छा हो पाए। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा का मतलब होता है जब तक जो है सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया तब तक वह सोने के पहाड़ के रूप में आकाश में नहीं दिखाई पड़ा। नेक्स्ट क्या है, जौ लही घरी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। कहता है जब तक कलंक न पारा का मतलब होता है जब तक सोने को ना गलाया जाए, जब तक सोने को ना गलाया जाए तब तक वह जो है, सोना ऐसे ही नहीं आता है, सोना जो है ना एक पत्थर चट्टान टाइप के आता है, अब उसको भट्टी में जलाया जाता है तब वहां से सोना प्राप्त होता है। यानी ये पंक्ति क्या कहता है कि अपने आप को उस मेहनत के आग में क्या करना होगा, झोंक देना होगा, तब जाकर के वहां से हम निखर कर आएंगे, है ना, चमकता हुआ आएंगे। यानी मेहनत करना होगा। कांच होई नहीं कंचन कारा, यानी तब जब तक सोने को गलाया नहीं जाए तब तक उस जो है कच्ची धातु से सोना प्राप्त नहीं होता है। कैसे लिखोगे आप, कभी कहना चाहता है कि जब तक सोने को सोना गलाने वाले पात्र में गलाया ना जाए तब तक वह कच्ची धातु सोने में परिवर्तित नहीं होता है। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट है। क्या कहता है, एक नैन जस दर्पण आवते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है और ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी है। समझिए, एक नैन जस दर्पण आवते ही निर्मल भाव, एक आंख का होते हुए भी कवि मोहम्मद जायसी जी दर्पण के जैसे निर्मल हैं। दर्पण किस तरह से साफ रहता है, आप दर्पण में अगर अपना मुख देखते हैं तो पूरे के पूरे हूबहू दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि दर्पण एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। उसी तरह से एक नैन के भी कवि जो है, ये एक आंख के हैं उसके बावजूद भी क्या है, दर्पण के जैसा निर्मल हैं। क्या कहता है, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाऊ। कहता है जितने दुनिया में रूपवान लोग थे उस समय, सारे रूपवान लोग इस अंधे के पीछे आते थे, कतार में खड़ा होते थे, है ना। किस लिए भाई, कि हमको भी कुछ ज्ञान दीजिए। यानी रूपवान लोग भी आपके लाइन में आके खड़े होंगे आपसे बात करने के लिए, अगर आप में गुणों का स्थापना हो गया तब। यानी हमारे अंदर अगर गुणों की स्थापना हो जाए तो लोग जो है आपसे मिलने के लिए कतार में लगे होंगे। वहां पर जो है ना, वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आपका रूप कैसा है, आपका गुण देखा जाता है। तो ये जो है पहला पद हमारा खत्म होता है। आइए हम दूसरा पद को समझाते हैं, क्या कहता है। दूसरा पद क्या कहता है आपका, ये दूसरा पद है, यहां आपको समझने हैं
कहता मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहता है कि मोहम्मद जायसी जी है ना, कवि जो है, ये आपने जो लिखा हुआ कविता, अपना जो लिखा हुआ रचना जब किसी को सुनाते हैं है ना, तब वो सुनने वाला व्यक्ति प्रेम को, प्रेम की भावना को महसूस कर पाता है, प्रेम की पीड़ा को जो है महसूस कर पाता है। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद कवि के द्वारा जो ये लिखा गया कविता है, इसको जो व्यक्ति पढ़ता है वह प्रेम के पीड़ा को समझ पाता है, प्रेम के पीड़ा को महसूस कर पाता है। तो मैंने पहला समझाया। दूसरा, जोरी लाई रकत के लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। ये कहते हैं कि मैंने अपनी कविता जो लिखा है ना, उस कविता में जो शब्द लगाए गए हैं, जो शब्द पिरोया गया है, वो रक्त के लेई बनाकर मैंने जोड़ा है ना। यानी अपने कविता को वो इतने प्रेम के पीड़ा में दिखाना चाह रहे हैं, अपने हालात को इस स्थिति से वर्णन करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो पीड़ा थी ना, वो ऐसा थी कि मैंने अपने रक्त को लेई बना करके उस वर्ड को एक एक करके जोड़ जोड़ करके कविता बनाया है ना। जोड़ी लाई रकत के लेई, है ना, मैंने जो ये काव्य लिखा है इसमें रक्त का लेई बना बना करके जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और अपने आंसुओं से, है ना, अपने आंसुओं से प्रीति को जो है, अपने आंसुओं से प्रेम के प्रीति को जो है लाया है, जोड़ा है, समझाया है। नेक्स्ट कहता है, आओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। आओ मन जानी कवित अस किन्हा। कहता मैंने ये जो कविता लिखा है वो किस लिए लिखा है? इसलिए लिखा है कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे निशानी के रूप में मेरा काव्य हमेशा हमेशा के लिए रहे, है ना। तो आपसे अगर पूछ ले कि प्रेम के पीड़ के जो कवि हैं, है ना, जिसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये कविता क्यों लिखे थे, इनकी चाहत क्या थी? तो यह बताना चाहते थे, है ना, यह कहना चाहते हैं कि मैंने जो ये कविता लिखा है वो इसलिए लिखा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी ये रचनाएं हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। कहां सौ रतन सेनियस राजा, कहां सुबासी बुद्धि उपराजा। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कहां गया वो रतन सेन राजा? बताइए, पहले राजा हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, कहां गए? कहां सुबासी बुद्धि उपराजा, कहां है वो बुद्धि के राजा, है ना, वो कहां छुप गए हैं, कहां भूल गए हैं? बताइए, नहीं है ना, कोई नहीं है। कहता कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, कह राघव जय किन्ह बकानू। कहां गया वो अलाउद्दीन सुल्तान, कहां गया वो राघव रे जिसका मैं बखान कर सकूं? यानी जितने भी महान पुरुष हैं ना, वो अब कोई नहीं रहे हैं। कभी ये कहना चाह रहा है, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अब समझा रहे हैं, अब समझा रहे हैं कि कहां स्वरूप पद्मावती रानी, पद्मावती रानी काफी रूपवान थी, काफी सुंदर थी, कहां गई वो, है ना, कहां गई? कहता कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कहां गई वो रूपों की देवी पद्मावती, कहां गई? कहता कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा संसार में, जितने व्यक्ति आए हैं सो जाएंगे, आना है तो जाना ही है भाई, फिक्स है, जग रही कहानी। लेकिन उनकी कहानी, उनकी इतिहास, है ना, उन्होंने जो समाज में काम किया वो हमेशा हमेशा के लिए कहानी के रूप में रहा रहता है। कहता धनी सो पुरख जस कृति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, आएगा, है ना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के, है ना, काव्य खंड के शीर्षक कड़बक से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कवि कहना चाहते हैं कि धनी सो पुरख जस कृति, कहता है कि जो व्यक्ति कृति करता है, जो व्यक्ति यश, जो व्यक्ति के पास यश है, कृति है, यानी समाज में बहुत ज्यादा काम किया है, लोगों का कल्याण किया है, तो उनकी यश और कृति जो है ना वो बढ़ते जाती है, और वो जो है उनका यश और कृति उसी प्रकार बसी रहती है, उसी प्रकार बना हुआ रहता है जिस प्रकार फूल मर जाता है लेकिन उनका सुगंध कभी नहीं जाता है। उनका सुगंध जो है मार्केट में कई रूपों में बिक रहा है। फूल भले ही तोड़ लिया गया वहां से, लेकिन उनसे जो बनाया गया, फूल से कलर बनाया गया, इत्र बनाया गया, है ना, कई सारा काम किया गया ना, फूल से औषधि बनाई गई, तो वो फूल का सुगंध देखो कई रूपों में विद्यमान है।
फूल तो टूट गया, विनाश हो गया, लेकिन उसका ही स्वरूप जो है कई सारे चीजों में बदल बदल करके इंसान जो है उसका प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फूल मर गया लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं मरेगा। उसी प्रकार मानव के पास जो धन है, यश और कीर्ति नाम का, ये कभी भी मरता नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियां से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि धन नष्ट हो जाएगा लेकिन यश और कीर्ति कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये यश और कीर्ति उसी प्रकार बने रहते हैं जिस प्रकार फूल मर जाता है लेकिन सुगंध रह जाती है। लास्ट कहता है, ये दोनों एक ही है, क्या कहता है? केई न जगत जस बेचा, कोई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। बड़ा सुंदर बात है। पूछ रहे हैं इसकी भावार्थ, एग्जाम में आएगा या आपकी किताब में भी इसको व्याख्या करने के लिए कहता होगा। कहता है केई न जगत जस बेचा, कहता है कोई व्यक्ति संसार में अपने यश को बेच नहीं सकता है। केई न केई न लिन्ह जस मोल, और कोई भी व्यक्ति यश को खरीद नहीं सकता है। हमारे यश और कीर्ति को ना तो व्यक्ति कोई बेच सकता है और ना तो कोई व्यक्ति खरीद सकता है ना। कहता है जो यह पढ़े कहानी, जो इस कहानी को पढ़ेगा, हम संवरे दुई बोल, मलिक मोहम्मद जायसी जी को दो बोली में याद करेगा। तो इससे क्या कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में यश और कीर्ति को ना बेच सकता है और ना इसे खरीद सकता है ना। जो यह कहानी पढ़ेगा वह मलिक मोहम्मद जायसी जी को दो बोली में याद रखेगा, है ना। आइए मैं अब क्वेश्चन आंसर की बात करता हूं। इसकी जो पहली क्वेश्चन है मैं कहता हूं, आप लिखते चलो फटाफट। कहता है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। आंसर होगा कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया कि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार मैं एक आंख होने के बावजूद भी निर्मल और स्वच्छ हूं। आंसर हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है कि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, उसी प्रकार हमारी एक आंख भी निर्मल और स्वच्छ है। दूसरी क्वेश्चन, पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। आंसर, पहले कड़वक में कलंक का मतलब है, कलंक का अर्थ है कि जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है उसके बावजूद भी वह संसार में प्रकाश फैला रहा है। फिर आपको कॉमेंट लिखना है, कांच और कंचन का तात्पर्य है कि जब तक सोने को गलाया ना जाए तब तक हमें सोना प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमें सोना प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, तीसरा कहता है पहले कड़वक में बयनजीत जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। यानी कड़वक कविता में पहले जो कड़वक हैं उसमें कवि का जो आत्म परिचय है उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो आपको लिखना है ना, स्टार्ट करना है और लिखिए इसका आंसर कि पहले कड़वक के अनुसार कवि का आत्म परिचय कुछ इस प्रकार है। कवि एक नैन होने के बावजूद भी अपने गुणों का बखान कर रहे हैं। अपनी तुलना चंद्रमा के समान कर रहे हैं। अपनी तुलना चंद्रमा के समान कर रहे हैं। अपनी तुलना चंद्रमा के समान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कवि ने किस रूप में समय को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो आंसर होगा कि कवि ने यह कहा है कि मैं यह सारी रचनाएं इसलिए लिख रहा हूं कि
मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी ये रचनाएं हमेशा अमर रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। और जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा, जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा वह हमें याद करेगा, वह हमें याद करेगा। नेक्स्ट, पांचवा सवाल, जौ लही अंबही डाव न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। इसका आंसर मैंने पहले ही बताया। छठा, रक्त कै लेई का क्या अर्थ है? रक्त के लेई का क्या अर्थ है? तो आंसर आपको लिखना है कि रक्त के लेई का अर्थ कवि अपने कविता में यह बताते हैं कि मैंने जो कविता लिखा है, मैंने जो कविता लिखा है उसके शब्द, उसके शब्द इतने, उसके शब्द इतने अनमोल हैं, इतने पीड़ायुक्त हैं कि उसे मैं अपने रक्त के लेई से जोड़ा है, उसे अपने रक्त के लेई से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहां कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? कहता है मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। इस कविता में, इस पंक्ति में कवि जोरी का अर्थ, जोरी का अर्थ यह बताते हैं कि अपने से लिखा हुआ काव्य, है ना, अपने द्वारा लिखा हुआ काव्य। इस पंक्ति में जोरी का अर्थ है अपने द्वारा लिखा हुआ काव्य। तो आपको आंसर में लिखना है कि यहां कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग अपने द्वारा लिखा हुआ काव्य के रूप में किया है। दूसरे कड़वक का भाव संदर्भ स्पष्ट करना है, दूसरे कड़वक का भाव संदर्भ स्पष्ट करना है, जो मैंने अभी पूरा का पूरा लिखा हुआ था कविता, उस कविता का टोटल भावार्थ अपने जो है ना पूरे लिखना है। जैसे कि आपको क्या लिखना है? तो लिखना है कि दूसरे कड़वक के भावार्थ इस प्रकार हैं, कवि अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक को सुनाते हैं और जो व्यक्ति इसे सुनता है वह प्रेम की पीड़ा को महसूस करता है। उन्होंने रक्त के लेई के द्वारा, है ना, अपने शब्दों को जोड़ा है ना, आंसुओं के द्वारा उसे भिंगोया है और कहा है कि मैंने यह रचना इसलिए किया है कि मैं ना भी रहूं तब भी यह रचनाएं संसार में उपस्थित हो। उन्होंने कहा है कि सारे महान व्यक्ति ने, है ना, इस धरती पर आया और चला गया, लेकिन उनकी रचनाएं अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट कहता है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि धानी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। मैंने पहले ही कराया है, आप फिर से सुनिए और इसका आंसर लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, कि आपको इस पूरे कविता का भावार्थ और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।